स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं झिल्ली तंत्र वाला पार्ट। ठीक है, आप अपना एनसीईआरटी निकाल लीजिए और उसमें आप देखते चले जाएंगे, सारी चीजें आप मिलाते चले जाएंगे। ठीक है, मैंने आप लोग को सेल वॉल के बारे में सारी चीजें बता दी है। हाँ, ये आप बहुत अच्छे ध्यान रखिए कि जितना जो पोर्शन आपके केवल एनसीईआरटी सेल वॉल में दिया हुआ है उससे कहीं ज्यादा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। राइट, हिंदी मीडियम के लिए मेरे प्लेटफॉर्म से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको और कोई नहीं मिलेगा, इवन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना मटेरियल मैं बता रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, यदि इंग्लिश मीडियम के लिए तो अलग ही क्लासेस लगती हैं। जब यानी आप ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा ही मैनरमेंट को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मैं लगभग उसी के इक्विवेलेंट मटेरियल मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। वही एडवांस लेवल का बायोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी कवर होगा, इसके अलावा भी थोड़े लेवल पे अपन ऊपर लेकर के जाएंगे सारी स्टडी को, क्योंकि 2025 के पेपर के अनुसार, ठीक है, इन्होंने जो एनटीए है, इन्होंने पुराना पैटर्न पकड़ा है जो कि एआईपीएमटी कहा था। राइट, हालांकि डिफरेंस दोनों में था। एआईपीएमटी के पेपर सीबीएसई बनाता था, ठीक है, और अपना नीट के पेपर एनटीए बनाता है। दोनों के जो प्रोफेसर्स पैनल है या बनाने वाले जो क्वेश्चन है वो अलग है। ठीक है, आप अभी भी देख लें कि 12th का यानी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड का पेपर का स्टैंडर्ड क्या रहता है, और वैसे होना तो वही चाहिए। हम लोग तो चाहते हैं भाई कि नीट में वही स्टैंडर्ड आए, कम से कम ये तो पता चले कि कौन सा स्टूडेंट एक्चुअल में इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो वही एडॉप्ट भी कर रहे हैं, और अब की बार भी 2026 में भी पेपर जो है बहुत ईजी आने वाला नहीं है, पुराने के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब टफनेस जो है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, तो आप जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, प्रॉपर मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूं उसको प्रॉपर देखना है और सारे नोट्स बनाना है। ठीक है, और सारी स्टडी करते चले जाना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा इनिशियल मैनर में आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, आप सुनिए। पहली चीज होती है कि अपन प्लांट सेल मैंने बताई, पहला नंबर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको बनाती है, ईआर को। ईआर किसको बनाता है, जीसी को, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका, ऐसे एनसीईआरटी ने लिखा है। ठीक है, और फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है हमारे कौन से पार्ट बन जाते हैं भाई, लाइसोसोम या वैक्यूल, और ये वेसाइकल, इनको वेसाइकल या आशय कहा जाता है। ये यदि आपस में फ्यूज भी हो जाते हैं तो क्या बन जाती है, रिक्तिकाएं बन जाती हैं, जो वैक्यूल कहलाते हैं। तो यदि हम देखें तो कौन सा पार्ट था, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं। सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बनेगा, ईआर बनेगा। ईआर से क्या बनेगा, जीसी। जीसी से क्या बनेगा, लाइसोसोम। और लाइसोसोम से के अलावा भी कौन सा बन जाता है, वैक्यूल या रिक्तिका बन जाती है। ठीक है, याद है। इसके अलावा और कौन से कोशिकांग होते हैं, यदि अपन देख करके चलते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट पहले ही बना ले रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके अलावा है ना और कोई कोशिकांग की अपन को ऐसी कोई जरूरत नहीं है अभी, इसके बारे में आप ध्यान रखें। ठीक है, परागजीसोम्स वगैरह लिखा है, ये सब चीजें अलग होता है। परागजीसोम से यदि बात करें, क्योंकि इन्होंने वर्डिंग दी है इस कारण से, ईआर से ही परागजीसोम्स भी बनता है। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ही माइक्रोबॉडीज या परागजीसोम्स बनाता है। ठीक है, हाँ। अब यदि किसी स्टेज में, जिस समय सेल डिवीजन होता है, स्पेशली आप बहुत अच्छे सुनो ना, जिस समय सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन स्टार्ट होगा, तो कोशिका विभाजन के समय में जो इसका धागे जैसा क्रोमेटिन था, धागे जैसा जो क्रोमेटिन था, ये क्रोमोसोम फॉर्म में आने लगता है ना। क्रोमोसोम, गुणसूत्र किस स्टेज में आएगा, गुणसूत्र वाली अवस्था में जाएगा, गुणसूत्र के रूप में मिलने लगते हैं। और इसमें सबसे पहला स्टेज होता है, सबसे पहला जो डेवलपमेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है। राइट, ये ध्यान रखिए। कौन सा पार्ट गायब होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिस समय गायब होगी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, तो ईआर भी गायब होने लगता है, ईआर टूटने लगता है। राइट, ये टूट गया, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। राइट, इसके बाद जीसी भी गायब हो जाता है, जीसी गायब हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स गायब हो गया, लाइसोसोम गायब हो गए, वैक्यूल गायब हो गए, ये सब गायब हो गए। ठीक है, जब कोशिका विभाजन हो जाता है, मान लो कोशिका विभाजन हो गया, तो यही ईआर के टुकड़े, ईआर के टुकड़े फिर से इसके चारों तरफ जमा होते हैं। ठीक है, जो जेनेटिकल मटेरियल होगा फिर से जमा होंगे, और क्या बना देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या बना देता है, फिर से जीसी बना देता है। फिर जीसी क्या बना देगा, फिर से वैक्यूल बना देगा, सॉरी ईआर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या बनाएगा, ईआर, ईआर क्या बना देगा, फिर से जीसी बना देगा। राइट, और जीसी फिर से क्या बना देगा, लाइसोसोम बना देगा, और इसी के अलावा क्या बना देगा, वैक्यूल बना देगा।
तो ये एक दूसरे से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। एक ये मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ईआर बनाता है, ईआर से जीसी बनता है, जीसी से लाइसोसोम बनता है, उसके अलावा वैक्यूल बन जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब तो ये भी गायब, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन बनाता है? ईआर बनाता है। ईआर को कौन बनाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है। इनके कार्य, इनकी जो संरचना है वो भी कुछ मैनर में एक दूसरे को एक तो उत्पन्न करने वाली होती है, दूसरा इनके कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कौन से पार्ट? कार्य। इनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से इनको एक सिस्टम माना गया जिसको अंतःझिल्ली तंत्र कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऑर्गेनिजम्स वगैरह के कार्य इनसे जुड़े हुए नहीं होते, इसलिए इन सब चीजों को इसके अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत नहीं रखा जाता। और ऐसा भी नहीं होता कि जब ये गायब हुए तो ये भी गायब हो गए, जब ये बने तो ये भी बने। पहली बात तो आप बहुत अच्छे समझ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या लवक कभी भी किसी भी सेल में गायब नहीं होते, राइट ना, नए बनते हैं। नए बनने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह गायब हो गए फिर बन गए, ये आप ध्यान रखिए। मैं ये बहुत बात कर रहा हूं कि पूरी तरह गायब होकर के नए बनना है, ऐसा कभी नहीं होते। यदि वो पहले से है तो विभाजन के द्वारा नया बनाएंगे, ठीक है। और यदि पहले से नहीं है कोशिका में तो उसको कोई नहीं बना सकता, राइट। इसी मैनर में मैंने आप लोग को बहुत अच्छी चीज ये भी समझाई थी, ठीक है, कि अपन ये बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है, कि हमें जो कि कोई भी जो यानी हमारे जितने ह्यूमन है, ह्यूमन की बात यदि कर लें कि हमें यदि जो माइटोकॉन्ड्रिया आया है, ठीक है, वो मदर के एग से आया है। मदर के एग में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, वहीं से, नहीं तो 23 क्रोमोसोम होते हैं। और फादर का जो स्पर्म होता है वो केवल क्या कंट्रीब्यूट करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेंट्रियोल, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल, यहां से आ जाएगा, इसके अंदर न्यूक्लियस आ जाएगा। इसके अलावा आता है यहां से प्रॉक्सिमल एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, तो सेंट्रियोल आ जाता है। तो हमें राइट मदर से क्या क्या आई हैं? दो चीजें आई हैं, राइट। एक तो पहले नंबर पे क्रोमोसोम, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, फीमेल से आया है, और मेल से भी वही 23 आए। क्रोमोसोम दोनों से ही आया, ठीक है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र 23 मिला के कितने हो जाते हैं? 46 में। हाँ, लेकिन जो हमें शक्ति आई है, जो सारी चीजें चल रही हैं, वो मदर ने दी है, इसलिए नारी को शक्ति कहा जाता है, ठीक है। आप ध्यान रखिए, नारी एक्चुअल में शक्ति है, क्योंकि उसी ने सारे संसार को, ठीक है, ये शक्ति बांट करके रखी है माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी होता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस एम्प्टी डीएनए की भी बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही एक्सीलेंट है, ठीक है, तो बाद में बताएंगे। हालांकि इस एम्प्टी डीएनए से हमारा एवोल्यूशन तक निकाला गया, हमारा उद्विकास कैसे हुआ ये तक पता चला, ठीक है। और तो फीमेल क्या देती है? माइटोकॉन्ड्रिया, और मेल क्या देता है? सेंट्रियोल। इतनी चीजें हमको मिलती हैं। तो आप ध्यान रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया यदि इस एग में नहीं है तो ये एग आगे डेवलप नहीं होगा, और यदि है तो उसका डेवलपमेंट आगे हो सकता है, ठीक है। तो दो कोशिकांग ऐसे होते हैं जो कि कभी पूर्णतः गायब नहीं होते और नई कोशिका में पुरानी कोशिका से जाते हैं, राइट। वो है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड या लवक, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। अब हम जाए एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में। तो जरा मैंने पहले ही इस चीज को आप लोग के टाइम बचाने के हिसाब से लिख करके रखा है, थोड़ी मेहनत कर दी है मैंने, ठीक है, नहीं तो मैं लिखता था आप लोग के लिए, आप और आप लोग मेरे साथ साथ लिखते थे। इसको पॉज करके भी आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बढ़िया बना लिया। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कौन सा है? इसमें होते हैं वे कोशिका जिनके कार्य, यानी सबसे मेन चीज तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है, कि कौन सा पार्ट अपन को नोट करना है, यानी नीट के हिसाब से यदि कोई क्वेश्चन से यदि बनता है, ठीक है, कि किस आधार पर इनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इन्हें अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है, जिनके कार्य जुड़े होते हैं। अब केंद्रक झिल्ली से ही जीवन फेज में, सेल डिवीजन अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। यदि पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीवन स्टेज, जीवन SG2 होती है, तो जीवन स्टेज में ही ER बनता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, और अंतःप्रद्रव्य जालिका ही बनाती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से फिर बनता है लाइसोसोम और फिर रिक्टिका। हालांकि लाइसोसोम जो है प्लांट में पहले हम लोग पढ़ाते थे कि नहीं होता, लेकिन एनसीईआरटी ने तो बनाया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि लाइसोसोम या लैंड का प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, और रिक्टिका तो प्लांट में पाई जाती है, ठीक है। एनिमल सेल में रिक्टिकाएं नहीं पाई जाती, हाँ लोअर एनिमल में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, संकुचनशील धानियां,
जो निम्न जंतु होते हैं उनमें संकुचनशील धानियां पाई जाती हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं जैसे प्लांट की रिक्तिका है वैसे वाली रिक्तिकाएं एनिमल में नहीं मिलती, ठीक है। तो ये हो गया अपना अंतःझिल्ली तंत्र। तो अंतःझिल्ली तंत्र में क्या है, ईआर है, ईआर से क्या, जीसी, यानी पहला नंबर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बनेगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका से क्या बनेगा, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण क्या बना सकता है, लायन का या रिक्तिका बना सकती है। इनको अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो पहला नंबर अंतःझिल्ली तंत्र में क्या आ गया भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका या अंतर्द्रव्य जालिका, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ। अब साइंटिस्ट नेम तो एमपीपीएमटी वाला पार्ट हो गया। अब तो एआईपीएमटी में साइंटिस्ट नेम आते नहीं है, ठीक है, कुछ अलग आ जाते हैं, ठीक है। वो आप लोग का जेनेटिक्स वाला पार्ट है तो बहुत है, काफी है साइंटिस्ट नेम, चिंता मत करो भी। नहीं तो पहले आप ये ध्यान रखो कि ये साइंटिस्ट नेम सेल बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते ही हम लोग करीब करीब 50 साइंटिस्ट नेम तो स्टूडेंट को लिखवा देते जिस समय एमपीपीएमटी चलता था, ठीक है। और वो उस समय ऐसा था कि खुद भी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता था, ठीक है। आज के डेट में तो आप लोग को रियल बताऊं, हम लोग को पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है। सारी कुछ चीजें क्योंकि होगी, इतना इजी कर दिया है सारा पढ़ाने का पार्ट। और पहले क्योंकि अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे, ठीक है। और एमपीपीएमटी जो था उसका तो अलग ही पार्ट चलता था, ठीक है। जो बुक्स थी अपनी एमपी बोर्ड की जो बुक थी वो लगती थी, और यह मोटी बुक, अब आपको कितना पढ़ना है एनसीईआरटी में, इतनी पतली पतली बुक्स, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं अभी पहले। तो साइंटिस्ट नेम आप देख लें, कोई जरूरत नहीं याद करने की, ठीक है। तो पोर्टर और उनके सहयोगी, ठीक है, पोर्टर एट ऑल कहा जाता है, पोर्टर उनके सहयोगी ने सर्वप्रथम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा था, ठीक है, और उनको नाम दिया। इसमें और उनके सहयोगी मतलब कुछ और भी थे, पोर्टर एंड फुलमैन, ठीक है, इस टाइप के नाम, पोर्टर एंड कॉलमैन, ठीक है, इस टाइप से। और तो कुछ नाम तो अब मैं भूल भी चुका हूं, ठीक है, पुराने के अनुसार। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम लोग तक थोड़ा भूल जाते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं भूल सकते। रिवीजन बहुत जरूरी हो रहा है, और अब कई सालों से जब से एनटी आ गया, रिवीजन हम लोग ने बंद कर दिया, ठीक है। तो पोर्टर और उनके सहयोगी ने ईआर को देखा था और उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है कौन सा, इसकी प्राप्ति। तो नॉर्मल है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होता है। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पहले बता दिया है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जिनमें कैरियन ही नहीं है भाई, केंद्रक ही नहीं है, तो कहां से ईआर बनेगा, राइट। इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, और मैंने बोला केंद्रक झिल्ली ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, राइट। ईआर, अब आप सुनते सुनते थोड़ा इंग्लिश में आने की कोशिश करो। ईआर बनाती है, ईआर जीसी बनाता है, जीसी लाइसोसोम बनाता है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो कहां से क्या बनेगा। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे स्ट्रक्चर सब जितने भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूरा अनुपस्थित होगा। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, परंतु इसके कुछ अपवाद आ जाते हैं, राइट। अपवाद में पहला न है स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी, ठीक है। स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में कोई भी कोशिकांग नहीं होते हैं। बड़ा अच्छा एवोल्यूशन है, बड़ा अच्छा पार्ट है, जबरदस्त नेचर है ये भाई, ठीक है। और फ्लोएम की चालनी नलिका में भी कोई भी कोशिकांग नहीं होते। और वो क्यों नहीं होते हैं, इसको आप थोड़ा सा बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि स्तनधारियों की आरबीसी O2 CO2 ले जाती है, राइट। O2 CO2 ले जाने का काम करती है, यहां से O2 पकड़ेगी और वो नीचे तक ये वाले पार्ट है, यहां तक ले जाके उसको यहां से इधर तक उसको O2 देना है, ठीक है। समझ में आई बात। और यदि बाई चांस इसमें खुद के कोशिकांग होते, माइटोकॉन्ड्रिया होता, राइबोसोम यानी आरबीसी में, आरबीसी के अंदर लाल रक्त कणिका, ठीक है, आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका के अंदर यदि माइटोकॉन्ड्रिया होता तो वो तो O2 यूज कर लेता है ना, यहां से निकल के तुरंत यूज कर लिया। ये तो बेचारे बिना ऑक्सीजन के रह जाते हैं। इसीलिए ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसलिए उसमें कोई भी कोशिकांग नहीं दिया गया। इसी तरह से फ्लोएम की चालनी नलिका, फ्लोएम प्लांट जो होता है उसमें लीफ हो गई, लीफ से फूड पहुंचाना है रूट तक, ठीक है। और फ्लोएम की चालनी नलिका में ही कोशिकांग दे देते, तो उनको भी काम भैया एनर्जी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, तो वो उसको फूड को पकड़ के ऑक्सीडाइज कर देता, ठीक है। जो फूड रहता चालनी नलिका में, यदि चालनी नलिका में माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो फूड ले लेता, वो फूड को नीचे तक पहुंचा ही नहीं पाता, क्योंकि वही उसका ऑक्सीकरण करके उससे ऊर्जा बना देता एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, बहुत ही क्लासिक नेचर के बारे में आप मतलब समझ नहीं सकते, हम अभी जान नहीं सकते क्या क्लासी चीज है। तो स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी, फ्लोएम की चालनी नलिका में, दोनों में क्या है अपना कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी कोशिकांग नहीं होती, ठीक है। अब इसके बाद संरचना के आधार पर अपन देखते हैं, तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित चपटे आपस में जुड़े हुए थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका रूपी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक संरचना क्या कहलाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। इसको पॉज करके आप आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित चपटे
आपस में जुड़े हुए, ठीक है, एक लैमेरी फॉर्म पट्टिकानुमा संरचनाएं होती है, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका रूपी, ठीक है, माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक संरचना कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखा जा सकता है, ठीक है। और एकल झिल्ली युक्त संरचना है, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट हो गया कि सिंगल मेम्ब्रेनस है, ये भी मैंने आप लोग को लिखवा दिया है, जो ये प्रॉपर मैनर में पढ़ रहे हैं उनको मैंने आपको तीनों पार्ट लिखवाए थे। मेम्ब्रेनलेस कोशिकांग कौन से हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस कौन सा है और डबल मेम्ब्रेनस कौन सा है, ये मैंने आपको प्रॉपर लिखवा दिया, ठीक है। तो इसमें 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें से पहला नंबर है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी को कहा जाता है कुंड, राइट, ये एनसीईआरटी में गोल्जी उपकरण वाले पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। सिस्टर्नी मतलब होता है कुंड, फिर होता है टिब्यूल्स या नलिका, और फिर होते हैं आशय या वेसाइकल्स। तो हिंदी पूरी है, सिस्टर्नी मतलब कुंड, नलिका मतलब टिब्यूल्स, और आशय मतलब वेसाइकल्स, 3 चीज होती है। तो सिस्टर्नी, टिब्यूल्स एंड वेसाइकल्स, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, परंतु स्टडी के लिए थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लोगे तो कुछ नहीं हो जाना है, ठीक है, आराम से आप बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी कैसी संरचना है, लंबी पतली चपटी समानांतर रूप से व्यवस्थित पट्टिकानुमा संरचनाएं होती हैं, जिनको सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, सिंपल मैनर में ये एक्स्ट्रा है, ये आपको नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। लंबी पतली चपटी समानांतर रूप से व्यवस्थित पट्टिकानुमा संरचनाओं को जो आपस में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, इनको ही क्या कहा जाता है। देखो इसके अंदर ये वाले पार्ट में बाहर राइबोसोम प्रेजेंट है, अंदर ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन या गुहा, इसकी गुहिका, राइट, ये पूरा पार्ट ये ल्यूमेन या गुहा उसकी कहलाती है, ये गुहा है अंदर वाला स्पेस, ठीक है। ये ट्यूबुलर संरचना, छोटी साकित नलिकावत संरचना होती है, छोटी साकित नलिकावत संरचना, ठीक है, ये बाद में प्रेजेंट होती है। ये प्रेजेंट होगा इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है। मतलब ये ध्यान रखिए कि इसमें राइबोसोम इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि क्यों जुड़ता है ये बाद में होता है। और ये फिर ये वेसाइकल्स यानी ये गोलाकार संरचनाएं हैं, जो विभिन्न व्यास की गोलाकार संरचनाएं होती हैं, ठीक है। तो इनमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इनमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट एब्सेंट दोनों कुछ भी हो सकता है, राइट, वेसाइकल। हाँ, इसलिए होता है कि इसमें बैठने के लिए चेयर प्रेजेंट होती है। चेयर मतलब होता है रिसेप्टिकल, जब तक किसी भी चीज में रिसेप्टिकल नहीं होगा एस रिसेप्टर कहलाते हैं, राइट, एस रिसेप्टर को कहा। जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस अंदर गया तो जिस भी जगह पर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में यदि उसको पकड़ने के लिए, कोरोना वायरस को पकड़ने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं होगी, राइट, तो वो जुड़ेगा नहीं, ठीक है। कोरोना वायरस जो है यहां से जाके रेस्पिरेशन वाले सिस्टम को ही क्यों उसने इन्फेक्ट किया, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्यों नहीं कर दिया, या स्किन पे ही क्यों नहीं चिपक गया, क्योंकि स्किन में उसके अटैच होने के लिए रिसेप्टर नहीं है, रिसेप्टर ग्राही पॉइंट नहीं है, ग्राही पॉइंट होना जरूरी है, ठीक है। तो उसी तरह से राइबोसोम्स को जोड़ने के लिए जिस जगह पे ग्राही पॉइंट होंगे, जिस मेम्ब्रेन पे, उस पे जाकर के वो बैठेगा। मतलब राइबोसोम के बैठने के लिए जगह तो होनी चाहिए, सीट तो होनी चाहिए, वो ग्राही पॉइंट कहलाते हैं, समझ में आई बात। तो ये उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स वाला पार्ट, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट हो गया, आप सिंपल ध्यान रखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःकोशिकी स्थल, मतलब कोशिका के अंदर के स्थल को अंतःकोशिकी स्थल, अंतः मतलब अंदर के कोशिकी स्थल या इंट्रासेलुलर सबस्टेंस। इंट्रासेलुलर सबस्टेंस मतलब होता है 2, इंटर मतलब 2 के मध्य, जिसका मतलब होता है अंतर, इंट्रा मतलब होता है अंतरा और इंटर मतलब होता है अंतर। जैसे बोलते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब 2 देशों के बीच, और इंट्रानेशनल यदि अपन बोले तो देश के अंदर की बात करी जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, हालांकि इंटरनेशनल आप वर्ड नहीं सुनेंगे, फिर उसको बोल देते हैं इंटर स्टेट, ठीक है, 2 प्रदेशों के बीच, है ना, स्टेट की बात होगी। लेकिन फिर भी नॉर्मल आप देखो, इंटर मतलब 2 अलग अलग के बीच, और इंट्रा मतलब एक के अंदर की बात करी जाती है, तो उसको इंट्रा, और 2 अलग अलग होंगे तो इंटर वर्ड लगाते हैं। तो कोशिका के अंदर के यानी साइटोप्लाज्म को यह 2 कंपार्टमेंट में विभाजित कर देता है। ये देखो यहां से निकला, ये ER निकला, इधर से पूरा ये जालिकावत संरचना पूरी फैली हुई, तो इसने 2 पार्ट में कैसे विभाजित किया। एक तो पूरा ल्यूमेन यहां से यहां तक फैला रहता है, तो ये पूरी एक गुहिका अंदर वाली बन गई और एक बाहर वाली बन गई। बाहर वाले पार्ट को कहा जाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट मतलब ये है एक्चुअल में कोशिका द्रव, और एक इसके अंदर की पूरी गुहा ल्यूमेन कहा जाता है, ल्यूमेन या गुहा, जिसको कहा जाता है इंट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ER के अंदर, मतलब ये ER के अंदर वाला पार्ट है, ये ER के बाहर वाला पार्ट है। बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। एक चीज मैं बता दूं, हालांकि मेरे पास अभी तो थोड़ा पुरानी वाली हिंदी मीडियम के NCERT है, क्योंकि नई वाली मिल नहीं रही है अभी, ठीक है, मार्केट में, ठीक है। मैं 2-3 बार गया लेकिन वहां पर मिली नहीं, ठीक है।
और अभी मैंने नेट पे देखा नहीं, इस चीज को मैंने नहीं देखा है, लेकिन हाँ ये मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, इंट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ये आपके इंग्लिश मीडियम में तो है लेकिन हिंदी मीडियम में नहीं दिया हुआ है। हिंदी मीडियम एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंग्लिश मीडियम में, इसलिए हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या करता है, ये आप ध्यान रखो, एक्चुअल में क्या किया ईआर ने, इसके साइटोप्लाज्म को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इसको अंदर से सपोर्ट भी दे दिया ना भाई, अंदर से सपोर्ट लगा दिया इधर से, जिससे मेम्ब्रेन जो है कोलैप्स ना हो। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका को अंतःकंकाल कहा जाता है। अंतःकंकाल, कोशिकी कंकाल नहीं, राइट। कोशिकी कंकाल आपके बाद में है, जो आप यदि देखेंगे तो बाद में आपको मिल जाएगा। कोशिकी कंकाल भी आप लोग को पढ़ना है, जिसमें आपकी एनसीईआरटी में उसके लिए लिखा है साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। ठीक है, कोशिकी कंकाल अलग है, अंतःकंकाल अलग है, राइट। तो आप देखें एंडोस्केलेटन कहलाता है, ईआर को एंडोस्केलेटन कहा जाता है, कोशिका का अंतःकंकाल कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे पढ़ लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ द ईआर के बारे में आ गया। ठीक है, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये राइबोसोम्स की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के आ गए। बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक तो हो जाएंगे खुरदुरे अंतःप्रद्रव्य जालिका और दूसरी में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको रफ कहते हैं और चिकनी को स्मूथ कहा जाता है। इसके अलावा इनको बोलते हैं ग्रेन्युलर ईआर। क्या कहा जाता है? ग्रेन्युलर, कणिका में ईआर या एर्गेस्टोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एर्गेस्टो का मतलब होता है एर्गोसोम कहलाते हैं राइबोसोम, तो ये कहलाता है एर्गेस्टोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हो, राइट। और इन्हीं को कहा जाता है ए ग्रेन्युलर या कणिका रहित ईआर या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि सार्को वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है मसल्स के लिए, तो आप बहुत अच्छे ध्यान रखना, ये अलग कुछ भी नहीं है। कम से कम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बाद में काम में आने वाला है। मसल्स में उपस्थित जो एसईआर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, मसल्स में, मांसपेशियों में उपस्थित स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, राइट। या अपन बोले कि मसल्स में जो आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा है, ठीक है, मांसपेशियों में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है वो कुछ कोई अलग नहीं है, वो एक्चुअल में एक प्रकार की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इनकी बाह्य सतह पर राइबोसोम प्रेजेंट है। प्लस सीएनटी मतलब प्रेजेंट, माइनस सीएनटी मतलब एब्सेंट। इनमें राइबोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये मुख्य रूप से सिस्टर्नी या कुंडों से बना होता है। मुख्य रूप से किसका बना होता है? टिब्यूल से बना होता है। इसमें मैं एक चीज आपको डायग्राम दिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आया कैसे क्या चलते हैं। ठीक है, अभी तो आप यही बना लें, इसमें क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम एब्सेंट। राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो इनकी सतह खुरदुरी हो जाएगी और इसमें क्या हो जाएगी? चिकनी रहेगी। ये मुख्य रूप से सिस्टर्नी वाला पार्ट, ये टिब्यूल्स, राइट, टिब्यूल्स यानी बिल्कुल ट्यूब लाइक ब्रांच साकेत संरचना जो बना हुआ है, तो ये सिस्टर्नी टिब्यूल्स। मैंने नॉर्मल बनाया, कोई जरूरत नहीं आप ऐसे बनाओ, इसको थोड़ा अलग करके बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, कैसा ही बना लो, ठीक है, अलग अलग बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो यहाँ आप लोग को लगे कि पता नहीं सर ने क्या बना दिया भैया, ठीक है, तो उसको अपन अलग ही कर दो, इसको यहाँ से हटा के अलग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको अलग कर देते, इसको अलग में बना देते टिब्यूल्स, ठीक है, राइट, इस टाइप की संरचना ट्यूब, ठीक है, साकेत नलिकाकार संरचना की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हो गया साकेत नलिकाकार संरचना, ऐसे बना, ठीक है, तो ये अपना बन गया, ये अपना हो गया, और ये हो गया अपना कौन सा? सिस्टर्नी वाला पार्ट। अब सिस्टर्नी में एक चीज आप ध्यान रखो, ये फिर वही चीज होगी, थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, ठीक है, इस पे जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं, इसको कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कहलाता है राइबोफोरेन, ये कहलाते हैं राइबोफोरेन। ये सीट जो बनी हुई है, इस सीट बनी होगी तो इस पे आकर के राइबोसोम बैठेगा, और नहीं होगी तो राइबोसोम इससे अटैच नहीं होगा। ये है राइबोफोरेन। राइबोफोरेन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन है, जीपी लिखा जाता है, राइट। ये क्या होता है? एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है राइबोफोरेन। राइबोफोरेन में आप देखिए एम्स में क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा ध्यान रखना है ना, एम्स का क्वेश्चन बता रहा हूं। यहां पर यदि आप ये ध्यान रखो, सिंपल सा सुन लेना, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है, कि सबसे पहले नंबर पर जो प्रेजेंट होता है, 1 मिनट 1 मिनट,
यदि न्यूक्लियस, यहां बात करें अपन पूरे सेल की, ठीक है। हाँ, यदि यहां से निकलेगा, हमको मालूम है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से प्रिंट होता है कौन सा पार्ट, डीएनए, राइट। डीएनए क्या बना देता है, एमआरएनए। डीएनए क्या बना देता है, एमआरएनए। ध्यान रखो, अभी आप लोगों ने सुना है, यदि आप 11th क्लास में है और यदि ड्रॉपर वगैरह है 12th में है तो आपको एमआरएनए मालूम है, ठीक है, अच्छे तरीके। मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। डीएनए बनाता है संदेशवाहक आरएनए। संदेशवाहक जो आरएनए है ये यहां से बाहर आता है, राइट। संदेशवाहक आरएनए जो है वो बाहर आ गया, ये आ गया, ठीक है। और आ करके अब इसमें राइबोसोम्स आके जुड़ जाता है। कौन सा पार्ट आके जुड़ जाता है, राइबोसोम। आपके ध्यान रखिए, कौन सा पार्ट आके जुड़ेगा, राइबोसोम। अब ये राइबोसोम्स को किस जगह वर्क करना है, देखो बहुत अच्छे से सुनो, बहुत बढ़िया तरीके से, कि यहाँ एक मेम्ब्रेनस संरचना बनी हुई है, राइट। ये मेम्ब्रेनस संरचना बनी हुई है, इसको अपन बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी से बनता है दूसरा एक और पार्ट जिसको अपन बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसी से बनते हैं फिर वैक्यूल, और वैक्यूल जो है बाहर जाकर के ओपन हो गया। वैक्यूल जो है ये बाहर जाकर के ओपन हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो मतलब ओपन हो। अब आप सुनना, यदि बाई चांस इस एमआरएनए में, मैं थोड़ा ज्यादा नॉलेज दे रहा हूं, हालांकि 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना नॉलेज मतलब उनके लेवल से ज्यादा है। यदि ये बात अभी समझ में आती तो ठीक, नहीं आती तो इट्स ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में समझ में आएगी। एमआरएनए में एक इंफॉर्मेशन होती है पहले, ठीक है। एमआरएनए में, संदेशवाहक आरएनए में एक इंफॉर्मेशन पहले प्रेजेंट होती है। ये एक हाइपोथेसिस है जो आप रहने दें। अब क्या होता है, हम भी परेशान हैं अपने ज्ञान से, वो कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। हालांकि आज की डेट में इतने ज्ञान की जरूरत होती नहीं है, परंतु वो निकलता है, क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं हम भी, ठीक है। तो ये सिग्नल जो है वो राइबोसोम को बताता है कि आपको कहाँ जाके वर्क करना है, ठीक है। यदि इसको बता दिया कि नहीं तुमको यहाँ पर कुछ संरचना बनानी है, कोशिका की संरचना बनानी है, ठीक है, तो ये एमआरएनए फिर क्या बना देगा, यहीं पर प्रोटीन बना देगा। इस जगह पे क्या बना देगा, प्रोटीन। ये प्रोटीन बन के आ गया, ये प्रोटीन बन गया, ये यही कोशिका इसको यूज कर लेगी। लेकिन यदि इसको बोला गया कि नहीं भाई ऐसा प्रोटीन बनाओ जो कोशिका से बाहर चला जाए, ऐसा प्रोटीन बनाओ जो कोशिका से बाहर चला जाए, तो ये राइबोसोम जाके इससे जुड़ जाता है, राइट। ये राइबोसोम जाके इससे जुड़ता है और फिर ये बनाता है इसमें से प्रोटीन, और प्रोटीन इसकी गुहिका में डाल देता है, ER की गुहिका में, ल्यूमेन में, और फिर वो उसमें फोल्डिंग होती है, प्राइमरी सेकेंडरी प्रोटीन बनता है, फिर वो आगे जब चलता है, फिर यहाँ पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है, उससे बाहर निकल जाता है, राइट। इससे बाहर निकलता है। अब ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि भाई समझ में आई बात, तो प्रोटीन कहां बनेगा, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में बनेगा या कि ER के ऊपर बनेगा, ये भी डिसाइड डीएनए ही करता है। ये भी डिसाइड कौन करता है, डीएनए। डीएनए पहले से ही एमआरएनए को, मतलब संदेशवाहक आरएनए को समझा के भेजता है कि बेटा तुम जाओ, इस कोशिका के लिए प्रोटीन बनाना है। तो वो जो राइबोसोम है वो तैरता रहेगा साइटोप्लाज्म में, या उसको बोलता है बेटा तुम जाओ और जाकर के हमको डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना है। क्या बनाना है, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना है ना, पाचक एंजाइम आपको बनाने हैं। तो पाचक एंजाइम जो बनाते हैं, ये आप देखिए इधर से, ये पाचक एंजाइम हो गए, ठीक है, ये स्टमक हो गया, ये कोशिका हो गई, ये पूरी कोशिका हो गई। अब इन्हीं कोशिकाओं से तो एंजाइम निकल करके कहाँ आना है, बाहर आना है ना भाई, पाचन यहां होना है, इस जगह पे होना है, ठीक है। तो डीएनए बोलेगा एमआरएनए को कि जाओ आप ER पे बैठ करके बनाना, ER पे बैठ करके प्रोटीन बनाना हो जो एंजाइम जैसा वर्क करेंगे, और वो इसके बाद ER उसको कहां भेजेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिक्तिका फिर उसको कहां निकाल देगा, कोशिका से बाहर, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो ये चीजें जो रहती है इसमें, ये आपको सिंपल ध्यान रखना है कि इसके बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, और इसको निर्देशित कौन करता है बैठने के लिए, डीएनए। डीएनए इंफॉर्मेशन देता है एमआरएनए को, एमआरएनए बोलता है राइबोसोम को, राइबोसोम फिर वैसे ही बनाएगा, या तो साइटोप्लाज्म में देगा उसको प्रोटीन, या फिर कहां देगा, ER की गुहिका में, राइट। यदि ये 11th वाले हैं तो इसको समझने की कोशिश अभी ज्यादा ना करें, ठीक है, आप लोग ये ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करिए। यदि 12th वाले हैं और ड्रॉपर हैं आप, यदि स्टूडेंट, तो आपको ये प्रॉपर समझ में आना चाहिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ,
और समझ में आना ही चाहिए हर हालत में। और यदि बाई चांस 11th वाले हैं तो इसके लिए अभी ट्राई मत करो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी रखो आराम से, यूट्यूब पे तो वीडियो हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। फिर इसके बाद ये आप ध्यान रखना कि यहाँ से आगे प्रोटीन इसके ल्यूमेन में, गुहिका में, और फिर इसके बाद इसमें जो तुरंत एक, अब आपको प्रोटीन के बारे में नहीं मालूम, प्रोटीन की एक सिंपल, एक यानी लिनियर, रेखीय, पहले नंबर पर रेखीय लड़ी बनती है जिसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन। और प्राइमरी प्रोटीन में फिर कॉइलिंग होती है, राइट, फोल्डिंग होती है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी। ये एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटीन में फोल्डिंग किस जगह पर होती है, किस जगह पर होती है? ल्यूमेन ऑफ ईआर, ईआर में इसके फिर करेगा फोल्डिंग, जिससे सेकेंडरी या द्वितीयक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये प्राथमिक स्ट्रक्चर प्रोटीन का, ये द्वितीयक स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें फोल्डिंग कहाँ होती है? फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन कहाँ होती है? ल्यूमेन ऑफ ईआर में होती है, ठीक है। ये आप सिंपल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, इस कारण से मैंने बताया। अब अदर्स चीज आप देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी पुराने क्वेश्चन है। यदि आप 38 ईयर के एआईपीएमटी के क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है एम्स के भी ट्राई कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। कि नर्व सेल में जो आरईआर के टुकड़े होते हैं, ये पूरा आरईआर चल रहा है, नर्व सेल में आरईआर के टुकड़ों को निसेल्स ग्रेन्यूल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? निसेल ग्रेन्यूल। ये सिंपल याद रखना, ये क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन होता है कि निसेल्स ग्रेन्यूल जो नर्व सेल में, वो एक्चुअल में क्या है? ईआर के टुकड़े या राइबोसोम्स कहा जाता है, और सॉरी ईआर नहीं, आरईआर के टुकड़े, क्योंकि राइबोसोम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आरई। और इसके बाद रेटिना की एपिथेलियम सेल्स में जो एससीआर होता है, वो क्या कहलाता है? माइलियोइड बॉडी। क्या कहलाता है? माइलियोइड बॉडी। तो माइलियोइड बॉडी रिलेटेड होती है विटामिन ए फॉर्मेशंस के लिए, विटामिन ए से कलर पिगमेंट फॉर्मेशन के लिए, राइट। विटामिन ए के थ्रू कलर पिगमेंट्स का फॉर्मेशन करने के लिए माइलियोइड बॉडी प्रेजेंट होती है। तो सिंपल आप ध्यान रखो, बस सिंपल, आप वो सब छोड़ो, केवल ध्यान रखना कि भाई नर्व सेल में जो आरईआर है के टुकड़े हैं वो क्या होते हैं? निसेल्स ग्रेन्यूल। और रेटिना के एपिथेलियल सेल्स में जो एससीआर है वो क्या है? माइलियोइड बॉडी। ये कभी नहीं आया है, इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। फिर इसके इनके कार्य क्या होते हैं? भाई बहुत इजी है, इसका जो कार्य है संश्लेषण संग्रहण, दोनों का कार्य होता है। प्रोटीन का संश्लेषण आरईआर, बहुत अच्छे से रखना, आरईआर जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रहण करता है, राइट, संश्लेषण और संग्रहण। लेकिन प्रोटीन का संश्लेषण संग्रहण नहीं, यानी कहना चाहिए कि संश्लेषण करने वाला एक्चुअल में तो राइबोसोम है, प्रोटीन का संश्लेषण हमेशा कौन करता है? राइबोसोम। और कोई माइकल लाल में बोलना चाहिए दम नहीं होती है जो कि प्रोटीन बनाए। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री है, तो राइबोसोम बना देगा और कहां उसको उड़ेल देगा? ईआर ल्यूमेन में, ईआर की गुहिका में, राइट। और ये कौन कौन से प्रोटीन हो सकते हैं? झिल्ली का प्रोटीन। आप ध्यान रखना, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन होते हैं और लिपिड होते हैं। तो झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप भी ध्यान रखना, कोशिका के चारों ओर जो झिल्ली है उसका प्रोटीन कौन बनाएगा? ईआर बना देगा। फिर लाइसोसोमल एंजाइम, लाइसोसोम हमको मालूम है, आप लोग को अच्छे से बता दिया था, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, राइट। इसमें विघटनकारी एंजाइम होते हैं, मतलब यदि वो फट जाए तो कोशिका मृत हो जाती है, ठीक है। तो वो एंजाइम भी, ये कभी कभी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखो कि लाइसोसोम के एंजाइम कहां बनते हैं? लाइसोसोम के एंजाइम कहां बनते हैं? आरईआर, आरईआर पे उपस्थित राइबोसोम लाइसोसोम या लयन काय के एंजाइम बनाता है, और वही डाइजेस्टिव पाचक एंजाइम भी बनाएगा, अभी मैंने पूरा समझाया। तो अच्छे से ध्यान रखो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। कौन कौन से टाइप के प्रोटीन? झिल्ली के प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली के प्रोटीन, लाइसोसोम एंजाइम और स्रावी और पाचक एंजाइम। तो एसईआर का क्या काम होता है भाई? एसईआर किसका संश्लेषण संग्रहण करता है? लिपिड या फैट का, जैसे एडिपोस टिश्यू, वसी ऊतक या मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड स्तनधारी ग्रंथियों में। जंतु कोशिका में स्टेरॉयडल हार्मोन्स का निर्माण भी करता है, मतलब लिपिड सॉल्युबल, लिपिड डेरिवेटिव्स हैं, लिपिड हो गया, लिपिड का ही पार्ट स्टेरॉयडल कहलाता है, स्टेरॉयडल हार्मोन, जो आप पढ़ते हैं टेस्टिस ओवरी में, ठीक है, टेस्टिस ओवरी में जितने भी हार्मोन्स जो पढ़ जाएंगे, ठीक है। फीमेल वाला होता है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और मेल वाले कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन, राइट। ये आपको पढ़ना है 11th में, यदि आप हैं तो थोड़ा सा वो लग सकता है, लेकिन आपने 10th में पढ़ा होगा डेफिनेटली, नाम तो सुने होंगे मेल फीमेल हार्मोन, यही होते हैं। ये किस जगह बनते हैं? टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस मतलब वृषण और ओवरी मतलब अंडाशय, वृषण और ओवरी में स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा आता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि स्टेरॉयडल हार्मोन्स का निर्माण कौन करता है? एसईआर। कौन करता है? एसईआर। इसके अलावा ग्लाइकोजन भी बना देता है,
एसीआर ग्लाइकोजन का निर्माण करेगा और बाइल सॉल्ट्स का निर्माण करेगा। तो बाइल सॉल्ट्स वगैरह कहाँ बनेंगे, ये दो आप भूल सकते हैं, तो दो तो आपको याद रखना ही किसी भी हालत में, ठीक है। फैट या लिपिड का संश्लेषण करता है और स्टेरॉयडल हार्मोन्स का निर्माण करता है, ठीक है। हाँ, देन इसके बाद एक एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है कि भाई एसीआर का वर्क डिटॉक्सिफिकेशन, अविषक्तीकरण भी होता है। क्या होता है, अविषक्तीकरण, किसी भी चीज को मतलब न्यूट्रलाइज करना, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करना या पानी में घुलनशील बना देना, पानी में घुलनशील, तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो है अविषक्तीकरण में क्या होता है, विषैले पदार्थ को लिवर में जो प्रेजेंट एसीआर होता है वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, अविषक्त पदार्थों में। एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विषक्त पदार्थों को, कोई भी विषक्त पदार्थ हमारी बॉडी में यदि एंटर कर गया किसी वजह से, ठीक है, उसको एक इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अविषक्त पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। लिवर में यही होता है, लिवर जो हमारा होता है केमिकल फैक्ट्री होता है, लिवर हमारा क्या होता है, केमिकल फैक्ट्री, राइट। ये ध्यान रखिए इस जगह पर राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है। लिवर में वेट भी होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड से यदि होती है, ठीक है। कभी आप एक काम करके देखना, किसी भी जगह पर आंख बंद करना और एक खाली मैदान में आंख बंद करके चलना, राइट, सीधे चलने की कोशिश आप करिएगा कभी, ठीक है। तो आप देखेंगे आप किस साइड मुड़ते चले जाए, अपने राइट हैंड साइड मुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर के वेट की वजह से इधर हो जाती है अपनी बॉडी, राइट। करके देखो क्या होता है। हाँ, और इसमें होता है एसीआर साइटोक्रोम P450 तो छोड़ दो, आज के डेट में क्या कभी नहीं आएगा, एमबीबीएस में आएगा आपको, बायोकेमिस्ट्री में ये सारी चीजें लग जाएंगी, उस समय आपका वर्क कर सकता है, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन एसीआर का वर्क है, जो कि विषैले पदार्थों को अविषैले पदार्थों में बदलता है। होता यह है कि कोई कोई जो अल्कोहलिक पर्सन्स होते हैं ना, लगा रहे हैं रोज 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 दिए पड़े हैं धमाधम, ठीक है, रोज शाम हुई और गट्टा 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 पी गए, फिर गट्टा गट्टा पी गए, ठीक है, तो लगातार, तो उसकी वजह से ये होता है कि जो अल्कोहल है वो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसको डिटॉक्सिफाइज करेगा कौन, अपना लिवर। तो लिवर, आप रोज यदि अल्कोहल ले रहे हो, ठीक है, तो लिवर को ऑटोमेटिकली किसको बढ़ाना पड़ेगा, वर्कर एसीआर को बढ़ाना पड़ेगा, डेफिनेटली एसीआर को बढ़ाना पड़ेगा। एसीआर जब बढ़ेंगे तो वो डिटॉक्सिफाइज मतलब किसको, अविषक्तीकरण करेंगे। अविषक्तीकरण करने के लिए बेचारे बढ़ गए, लेकिन अब एक साइड इफेक्ट भी आने लगा। एसीआर का एक और काम होता है, किस चीज का काम होता है, लिपिड का संश्लेषण, वो लिपिड भी ज्यादा बनाएगा और लिपिड का डिपोजिशन होगा तो लिवर सिरोसिस हो जाएगा, यानी उसमें डिजीज स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि फिर इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पारगम्यता, वो प्रभावित हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से सारे फिर आगे लिवर की कुछ ना कुछ डिसऑर्डर या उसमें डिजीज वगैरह पैदा होने लगती है, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब इसके बाद ये भी बिल्कुल अलग ही पार्ट है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैंने कॉमन वर्क लिख दिए हैं, ठीक है। ईआर के कॉमन वर्क बहुत ज्यादा नहीं है। पुरानी एनसीईआरटी, मतलब कौन सी पुरानी एनसीईआरटी, 2003 के पहले की एनसीईआरटी के कुछ वर्क मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। वो एनसीईआरटी थी, वो पढ़ाई अलग थी, ठीक है। 2003 के पहले की एनसीईआरटी आज का स्टूडेंट देख ले तो पता चला कि फीवर आ गया, और दूसरे दिन पता चला कि ड्रिप लग रहे हैं, और तीसरे दिन पता चला कोमा में चला गया, ठीक, ये स्थिति हो जाए। पुरानी एनसीईआरटी 2003 की पहले की देख लो, इतना मटेरियल था, इतना मटेरियल। आज के डेट में रूट मॉडिफिकेशन के नाम पे पूरा पार्ट अलग कर दिया। अपस्थानिक जड़ों के मॉडिफिकेशन ही लगभग 13 मॉडिफिकेशन दिए थे, नाम और उनके एग्जाम्पल, ठीक है, और तो अब छोड़ो। चलो, तो हो गया कार्य। अब आप देख रहे हैं कार्य ये होता है, पहला नंबर वही बता दिया, ईआर क्या है, अंतः कंकाल होता है, ठीक है। अंतः कंकाल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कोशिका को छोटे कक्षों में विभक्त करके क्या कहता है, आंतरिक आधार प्रदान करता है, ठीक है, यानी मैकेनिकल सपोर्ट, आंतरिक आधार प्रदान करने का। पदार्थों को अंतः कोश की वितरण, पदार्थों के ईआर जो है सब जगह फैला रहता है कोशिका में, तो यहां से वहां सब जगह फैलाता भी है, राइट। पदार्थों को यहाँ वहां फैलाने के लिए भी ईआर रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए कई बार ईआर को नर्वस सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ईआर को नर्वस सिस्टम ऑफ द सेल, वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। संवहन तंत्र, कोशिका का संवहन तंत्र होता है ईआर, क्योंकि सब जगह मटेरियल को वो कोशिका के अंदर फैलाता है या कोशिका से बाहर भी ले जाता है, राइट। कोशिका से बाहर कोश के निक्षेपण, कोशिका से बाहर पदार्थों को ले जाता है। इसको मत याद रखो,
इसको थोड़ा सा याद रख लो, और ये तो आप याद रख लो भाई बिल्कुल, ठीक है, कि कैल्शियम आयनों के अपटेक, ग्रहण करना और उसके रिलीज करने के द्वारा मांसपेशियों में ये इंपल्स को आगे बढ़ाता है। एक जगह से दूसरी जगह मांसपेशियों में इंपल्स को आगे बढ़ाने के लिए कैल्शियम को ये ग्रहण करता है या छोड़ता है, ग्रहण करता है या छोड़ता है। कौन? ईआर। और मांसपेशियों में कौन सा ईआर होता है? एसईआर। उस एसईआर को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सॉरी, उसको क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने पहले आपको पढ़ाया, ठीक है। इसके अलावा तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से याद कर लेना, ये थोड़ा सा याद रख लो यार, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, याद रखोगे बाद में काम आ जाएगा, ठीक है। लोकोमोशन वाला जो आपका चैप्टर है वहां ही काम आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ईआर और क्या काम करता है? ईआर गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण बनाता है। इसके अलावा प्लाज्मोडेस्माटा बनाता है, राइट। केंद्रक झिल्ली बनाता है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, आपको ध्यान रखना। केंद्रक झिल्ली कौन बनाएगा? आरईआर। और आरईआर कौन बनाएगा? केंद्रक झिल्ली, ठीक है, मैंने पहले समझाया। इसके अलावा मिडिल लेविला, मध्य पटलिका के निर्माण में भी सहायक है। और इसके अलावा माइक्रोबॉडीज, ये मैंने आपको बता दिया। इतनी चीजें इसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईआर वाला पार्ट। नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बता दूंगा, ठीक है। ओके एवरीवन, थैंक यू।